ऋण की जो है किस प्रकार से उसको वसूल किया जाए, उसके लिए ही क्या किया है, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल की स्थापना करी गई थी। क्योंकि बैंक और जो ग्राहक होता था उसके मध्य क्या हो जाता था, विवाद हो जाता था, किसको लेकर, पैसों को लेकर, कि भाई ये हमारा पैसा जमा नहीं कर रहे हैं, है ना। तो उसके लिए विवाद के लिए जो है एक अलग से ही क्या कर दी थी, एक डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल बना दिया गया था कि भाई किस प्रकार से जो है ये वसूल कर सकते थे। क्योंकि सरफेस एक्ट आया था, हमने देखा था, उसमें क्या होता था कि जो भी व्यक्ति पैसा निकलवाता था वो कोई उद्योग लगाता था या कोई ट्रैक्टर वगैरह खरीदता था, कृषि उपकरण, तो उनको क्या कर लेता था, बैंक उसको अधिग्रहण कर लेता था। तो उसके लिए फिर विवाद के लिए क्या किया जाए, एक अलग से ही संस्था बना दी। अब ये जो डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, जैसे अपन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट देखते हैं ना, तो जैसे एक जिला कोर्ट भी होता है, तो जिला कोर्ट अब लोग नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले हो जाएंगे, तो फिर जिले की जो कानून व्यवस्था है वो क्या हो जाती है, थोड़ी बाधित हो जाती है। इतने सारे केस हो जाएंगे, बहुत ज्यादा केस हो जाएंगे, तो जिला फ्री नहीं कर पाएगा उसके लिए। तो जब अगर डेप्ट, या तो डेप्ट रिकवरी उसमें चले जाएगा, किसमें, इसको बोलते हैं डेप्ट, DRT बोलते हैं ना, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो अगर यहां मामला नहीं सुलझता तो फिर कहां जाएगा ये मामला, हाई कोर्ट जाएगा, और हाई कोर्ट के बाद में फिर ये मामला कहां जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। मतलब जिला कोर्ट में जो बैंक ऋण देते हैं और ग्राहक लेते हैं, और अगर नहीं चुका पाते तो उनका मामला जिला कोर्ट में नहीं जाता, वो कहां जाता है, DRT में जाता है। समझ पाए? ठीक है, अब इसको लिख लो इकोनॉमी की भाषा में कि जो DRT है वो क्या होता है। हाँ, अलग से ही अलग कार्यालय होता है इसका, DRT, है ना, उसका अलग ही नाम है ना, ऋण वसूली अधिकरण, संस्था ही बना दी है अलग से। ठीक है, लिखिए इसमें, बैंक और वित्त ग्राहकों से, बैंक वित्त ग्राहकों से ऋण वसूलने के लिए बनाया गया। ठीक है, यानी कि जो ऋण की जो वसूली है उसको करने के लिए क्या किया गया था, DRT को बनाया गया था। दूसरा है, उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालयों के अतिरिक्त देश का कोई भी न्यायालय, यानी कि जो बैंक का ऋण से संबंधित होगा वो देश के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त देश का कोई न्यायालय, देश का कोई न्यायालय, देश का कोई न्यायालय इस न्यायाधिकरण का इस न्यायाधिकरण का विचरित मामले का क्षेत्राधिकार नहीं रखता। अब देखो, इसको थोड़ा समझ लो परिभाषा को। क्या होता है कि अगर मान लीजिए DRT ने क्या किया, कोई फैसला सुनाया, और उसने जब वो फैसला सुना दिया तो उसके बाद या तो हाई कोर्ट उस मामले पर कुछ बोल सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट उस मामले पर कुछ बोल सकता है। बाकी किसी भी न्यायालय को क्या है, इस पर रोक लगाने की अनुमति नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई इसने कोई फैसला दे दिया तो उसको बदल दे, कोई भी दूसरा न्यायालय इसका फैसले पर
उंगली या आपत्ति नहीं उठा सकता। केवल कौन? एक तो उच्च न्यायालय, क्योंकि राज्य से संबंधित मामले होंगे तो राज्य के अंतर्गत आएंगे तो उच्च न्यायालय कर सकता है। अगर वो मामला वहां से सेटिस्फाई नहीं है, वो व्यक्ति आगे मान लो उसने सुप्रीम कोर्ट में उस केस को ले गया, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट में कुछ आपत्ति लगा सकता है, उसको बदल भी सकता है ना। तो जब डीआरटी से कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है, उसके बाद की बात है ना। तो याद रखना, बैंक क्या करते हैं, जो वित्त ग्राहक होते हैं उन वित्त ग्राहकों से ऋण की वसूली करने के लिए इसको बनाया गया था। दूसरा है, देश के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त देश का कोई भी न्यायालय इस न्यायाधिकरण का जो विचलित मामला होता है, विचलित मामला जिसपे उसने फैसला उसका किया है, विचारणीय उसके अंतर्गत रहा है, तो उसके क्षेत्राधिकार में कोई नहीं रखता है ना, दूसरा न्यायालय इसका कोई मामला नहीं सुनता। अगला बिंदु लिखिए, ये बोलता है कि आप क्या करोगे, एक तो कृषि उपकरण, कृषि औजार, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि पहले क्या होता था, जो किसान होते थे उन्होंने मान लो कोई कृषि उपकरण खरीदे तो उनके कृषि उपकरणों को क्या कर लेता था, जब्त कर लेता था। तो इन्होंने बोला कि आप क्या करोगे, कृषि उपकरणों को जो है उससे भरपाई नहीं करोगे। किसान लोगों के जो है कृषि उपकरण होते हैं उनको आप क्या करोगे, नहीं ले सकते। हाँ, इसमें दो चीजें और लिख लेना है, कृषि औजार के अलावा भूमि। यानी इस अधिकरण ने बोला था कि जब किसान की क्या होती है, फसल उगी हुई होती है, तब तो आप उस पर कोई छेड़खानी नहीं करोगे, लेकिन उस भूमि को बेचकर क्या कर सकते हो, आप अपना जो है पैसा वसूल ये कर सकता था। डीआरटी का काम ये होता था कि अगर किसान की कोई फसल उगी हुई है तो उस पर तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार केस सुने होंगे ऐसे कि सरकार कभी कभी क्या कर देती, इतनी आक्रोश में आ जाती है कि किसी किसान की फसल उगी हुई हो, अगर वो सरकारी भूमि है, अगर वो उसने अधिग्रहण कर रखी है, तो क्या करती है, पूरी फसल को नष्ट कर देती है। तो ऐसा नहीं किया जाएगा भाई। डीआरटी में क्या था कि किसान की अगर फसल उगी हुई है तो उस पर कोई डिस्टर्ब उसको नहीं करेगा। उसको जब वो किसान काट ले, उसको फसल को काट ले, उसके बाद उस भूमि पर अधिग्रहण कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है। तो एक तो है कृषि भूमि, दूसरा है कृषि औजार, है ना, जो अभी अपन ने बात करी थी। कृषि औजार में सारे आ जाएंगे जो ट्रैक्टर ट्रॉली जो भी उससे संबंधित होते हैं उनको। तो इनको क्या करेगा, डीआरटी बोलता है कि कृषि भूमि को जब्त कर लिया जाए और कृषि औजारों को भी जब्त कर लिया जाए, लेकिन अगर उसकी भूमि पर कृषि उगी हुई है तो उसको ये जब्त नहीं करने देता था। समझ में आया ना, डीआरटी। अगला है, एक और फॉर्मूला है बैंकिंग रेटिंग का, बैंकिंग रेटिंग, बैंकिंग रेटिंग। बैंकिंग रेटिंग क्या है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। इसी को बोलते हैं बैंक का क्रमांक, हिंदी में बैंक का क्रमांक, है ना। अभी आप जैसे कॉलेज के बाहर निकलो तो यहाँ एक पोस्टर लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि जो कमला नेहरू महाविद्यालय है उसके लिए NASE ने क्या कर रखा है, ए ग्रेड दे रखा है। ठीक है, तो ए ग्रेड, A+ ग्रेड, है ना, इस तरह से क्या होते हैं, कॉलेजों की होती है। लेकिन उसी तरह से क्या होती है, बैंकों के लिए भी रेटिंग दी जाती है कि भाई कौन सा बैंक जो है अच्छा काम कर रहा है, और वो किस आधार पर दी जाती है। जैसे मान लो अपन एक स्टूडेंट की बात करें, एक स्टूडेंट है, अपन जब नंबर लाते हैं तो हम पता है कि हमारा पूर्णांक जो है मान लीजिए 500 नंबर का है। ठीक है, 500 नंबर का पूर्णांक है, फिर हम उसमें से कितना हमने बनाई है तो उसको बच्चे को ग्रेड दी जाती है। तो किसी बच्चे को ग्रेड A+ दी जाती है, किसी को A दी जाती है, किसी को पास दी जाती है, किसी को फेल दिया जाता है, और किसी को जो थोड़ा और भी उसमें सुधार कैसे दिया जाए, उसकी दोबारा परीक्षा कैसे करवाई जाए, उसके बारे में थोड़ा उसमें लिखा हुआ होता है। तो ये क्या हो गई, उसकी ग्रेड हो गई, है ना। तो रेटिंग इसी तरह से बैंकों के लिए भी क्या करी जाती है, दी जाती है कि कौन सा बैंक क्या कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, उस आधार पर। तो इसमें एक कैमल का इन्होंने कॉन्सेप्ट लिया है, एक शब्द दिया है बैंकों के क्रमांक के आधार पर इन्होंने, कैमल। तो कैमल्स जो है इससे क्या क्या चीजें बनेगी उसके आधार पर इन्होंने रेटिंग दी है।
तो यहां पर सी से मतलब है कैपिटल एडिक्वेसी, पूंजी पर्याप्तता, कैपिटल एक्यूडेसी, पूंजी की पर्याप्तता। जिस बैंक के पास, ये कलर दिख तो रहा है ना इसमें, नहीं दिख, आपको तो दिख रहा है लेकिन ऑनलाइन वालों को नहीं दिखता ना। पूंजी की पर्याप्तता यानी कि जिस बैंक के पास क्या है, पूंजी की पर्याप्त मात्रा है, उसको क्या किया जाएगा। जैसे मान लीजिए ये 2, 4, 6 आधार हम देखते हैं कि 6 आधारों पे क्या किया जाता है, देखा जाता है कि उसके पास कितनी पूंजी है। दूसरा है A4 एसेट्स क्वालिटी, क्वांटिटी सॉरी, एसेट क्वालिटी है ना, यानी कि उसके पास जो संपत्ति है वो संपत्ति की जो मात्रा है, सॉरी मात्रा नहीं गुणवत्ता, वो कैसी है ना, इसमें ये देखा जाता था संपत्ति की गुणवत्ता, संपत्ति की गुणवत्ता। तीसरा लिखिए मैनेजमेंट, मैनेजमेंट यानी कि उस बैंक का प्रबंधन कैसा है, कम संसाधनों में भी क्या वो अच्छा कर पा रहा है, प्रबंधन उसका देखते थे। फिर यहाँ पर ए मतलब है कैमल की मीनिंग मैंने गलत लिख दी, ई आएगा यहाँ ना, तो E4 है अर्निंग, वो बैंक कितना लाभ कमा पा रहा है, कितना नहीं कमा पा रहा, अर्निंग है ना। इसको आप बचत भी लिख सकते हो, या उसकी आय कितनी हो रही है, इसको भी कितना आय वो कमा पा रहा है, अर्न कर पा रहा है। एल से मतलब है यहाँ पर लिक्विडिटी, मतलब उसमें तरलता जो है बैंक के अंदर कितनी है, लिक्विडिटी, ठीक है, या तरलता। बैंक के पास जो तरलता है, तरलता किसको कहेंगे, मतलब उसके पास जितनी ज्यादा पैसा होगा कैश, उसको ही तरलता बोलेंगे। हो सकता है उसके पास गोल्ड ही गोल्ड हो, तरलता है ही नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा तरलता किसमें होती है, पैसों की होती है ना, उससे कम सरकारी प्रतिभूति और सबसे कम गोल्ड की तरलता होती है ना। गोल्ड में तो तरलता होती नहीं है, गोल्ड तो अलग चीज हो जाती है फिर। और S4 है यहाँ पर सिस्टम कंट्रोल, सिस्टम कंट्रोल यानी कि तंत्र प्रणाली। बैंक की जो तंत्र प्रणाली है वो कितनी मजबूत है, कितनी स्ट्रोंग है, कितनी नहीं है। तो ये बैंकिंग रेटिंग किस आधार पर दी जाती है, तो इनके क्या किए जाते हैं, नंबर निकाले जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ हमने इसका 10 ले लिया, इस 10 में से मान लो इसको 5 मिला, इस यहाँ पर हमने 20 ले लिया, इसमें से मान लो इसको 15 मिला, किसी को कम मिला, है ना। तो उस तरह से जो है सबका क्या किया जाता है, एक रेटिंग जो है तैयार की जाती है बैंकों की, उसी के प्रकार पे या फिर आधार पर क्या करता है। और ये बैंकिंग के लिए रेटिंग जो देने का काम है वो किसका है, ये RBI डिसाइड करता है कि किस बैंक को कैसी रेटिंग देनी है, क्योंकि उसकी कार्य प्रणाली के आधार पर। मान लीजिए उसके पास पूंजी की पर्याप्त मात्रा है तो उसको ज्यादा रेटिंग देंगे, किसी के पास कम पूंजी है तो उसको कम रेटिंग देंगे। फिर एसेट की क्वालिटी कैसी है, मान लो उसने जो NPA की राशि मान लो दे रखी है, तो उस पर कितना ज्यादा संपत्ति है, कितनी नहीं है, कितनी NPA में चली गई, कितनी उसके पास ग्रो कर रही है ना। जो ग्रो नहीं करती वो NPA की मान के चली है ना, क्योंकि वो पैसा उनके पास आता नहीं है, लेट आता है। फिर देखा जाता है कि आप मान लो किसी बैंक में गए हो, खाता खुलवाने में आपको 4-5 दिन लग गए, तो उसका प्रबंधन सही नहीं है ना। उस जो सुविधा वो दे रहा है उसमें बहुत ज्यादा पैसा, मतलब जो है वहाँ के कर्मचारी अधिकारी है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहे, तो उसका प्रबंधन अच्छा नहीं है। अगर प्रबंधन अच्छा होगा तो उसको और अच्छी गुणवत्ता उसको मिलेगी। फिर उसके बाद में अर्निंग देखी जाती है कि ये आय कमा भी रहा है या बैंक घाटे में ही जा रहा है, लॉस में ही जा रहा है ना, तो उसकी अर्निंग भी देखी जाती है। फिर वहाँ लिक्विडिटी कि बैंक के अंदर कितना पैसा कैश रहता है, उसकी तरलता कैसी है। फिर दूसरा है अगला लास्ट सिस्टम कंट्रोल, यानी कि तंत्र पर क्या है,
नियंत्रण है कि नहीं है, यहाँ नियंत्रण करना प्रणाली की जगह ना, तंत्र नियंत्रण। कंट्रोल यानी नियंत्रण, क्योंकि प्रणाली तो एक वैसे सिस्टम ही हो गई है ना। तो इन आधारों पर क्या किया जाता है, ये क्यों बनाया गया है कि किसी भी बैंक को क्या किया जाए, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए, ताकि वो अच्छा पैसा दे पाए। क्योंकि आप देखो जिसके पास पूंजी की पर्याप्तता होगी वो पैसे देने से मना क्यों करेगा, अच्छे से ऋण देगा। दूसरी बात, उसकी क्वालिटी वाली अच्छी है संपत्ति तो उसको कोई दिक्कत है ही नहीं है। तीसरा, उसका मैनेजमेंट अच्छा है तो वहां के लोग अच्छा काम करेंगे तो ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। अर्निंग वो अच्छा करेगा, उसमें लिक्विडिटी अच्छी है, और तंत्र का उसका नियंत्रण भी क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तो ये बैंकों की स्थिति को मजबूत करने के लिए या सुदृढ़ बनाने के लिए कैमेल फॉर्मूला पे ये काम करते हैं। ये कैमेल क्या है, एक फॉर्मूला है कि जो बैंक अच्छी क्रेडिट रेटिंग रखता होगा तो उसको लिए हम क्या करेंगे, किस प्रकार से कर पाएगा, वो कैमेल फॉर्मूले पर जब चलेगा तो अच्छा कर पाएगा। अगला है टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट इन इंडिया। यही आज का अपना टॉपिक था, वो कल की कुछ शब्दावली रह गई थी इसलिए मैंने वो पढ़ा दिया आपको। टाइप्स ऑफ अकाउंट, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट लिखना ना, ऊपर बैंक लिख लेना। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट इन इंडिया, यानी कि भारत के जो बैंक हैं उनके अंदर जो बैंक अकाउंट होते हैं, खाता होते हैं, वो कैसे कैसे होते हैं। एक तो आपने सुना होगा खाता धारक, है ना। खाता धारक मतलब जिसका खाता खुलता है ना, जिसका खाता होगा उसको हम बोलेंगे खाता धारक। और जिस बैंक के अंतर्गत होगा तो वो अपन देखते हैं कि अलग अलग बैंकों के खाते अलग अलग होते हैं, और बैंक के खाते किस आधार पर खोले जाते हैं, बैंक हमें नंबर देता है कि भाई आपका खाता क्रमांक ये है, तो फिर वो उसका खाता कहलाता है। तो यहाँ अलग अलग जो है टाइप्स पढ़ेंगे, है ना। हिंदी में लिखना चाहे तो लिख लेना, भारत में, भारत के बैंकों में, या भारत में भी लिख सकते हो, भारत में खातों का प्रकार, बैंकों में खातों का प्रकार। तो आपने अलग अलग नाम सुने होंगे, जैसे कि एक तो बचत खाता, बचत खाता के अलावा चालू खाता, है ना। इसके अलावा ये तो खाते हो गए, इसके अलावा और सुविधाएं होती है जैसे ओवरड्राफ्ट, ड्राफ्ट, आवर्ती जमा, और एक होती है सावधि जमा, ठीक है। ये कुछ चीजें अपन आज की क्लास में अध्ययन करेंगे, है ना। बचत खाते को बोलते हैं अपन सेविंग अकाउंट, इसको बोलते हैं अपन करंट अकाउंट। ओवरड्राफ्ट को ओवरड्राफ्ट ही बोलते हैं। ओवरड्राफ्ट के बाद में है आपका आवर्ती खाता, इसको बोलते हैं रिकरिंग अकाउंट। रिकरिंग अकाउंट, इसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट, यानी कि एफडी भी इसको शॉर्ट में बोल देते हैं अपन, है ना। आम भाषा में क्या बोलते हैं इसको, एफडी, और इसको बोलते हैं आरडी, ठीक है। रिकरिंग अकाउंट लिख दिया मैंने, डिपॉजिट ही लिखो इसको, आरडी को। बस ये सारी चीजें जो है आपको क्या करनी है, समझनी है ना। कभी कभी ये पूछ लिए जाते हैं कि ये कैसी कैसी सुविधाएं देते हैं, क्योंकि अब आप देखना जैसे बचत खाता है, ठीक है।
अब मैं सबको एक एक करके यहाँ समझाता भी चलूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहले हम समझते हैं बचत खाते को। तो बचत में क्या होती है, कोई भी व्यक्ति क्या करता है, अपने व्यक्तिगत खाते में क्या करता है, एक एक महीने के लिए मान लीजिए वो पैसा जमा करता है और बाद में जाकर उसकी जो बचत है वो क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। फिर जैसे उसको लगता है तो वो अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है वो अपनी इच्छा पर कर लेता है ना। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत पैसा कमाते तो उनको तो बचत करने की दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उनके पास तो, क्यों नहीं है, दिक्कत होगी ना। सभी लोग चाहेंगे कि मेरे पास क्या हो, बचत सुरक्षित रखी रहे। तो वो कहाँ रखी रहेगी बचत सुरक्षित, बैंकों में रखी रहेगी। तो क्या करते हैं कि जो ग्राहक होते हैं वो क्या करते हैं, ग्राहक प्रत्येक माह, मान लीजिए उन्होंने 10,000 रुपए वो पर महीने कमा रहे हैं, तो उसमें से क्या करेगा, वो 3-3 या 4-4 हजार रुपए क्या करता रहेगा, बचत के रूप में अपने पैसे खाते में जमा करता रहेगा। तो ग्राहक क्या करता है, प्रत्येक माह कमाई का हिस्सा, जो भी पैसा वो कमाता है उसका हिस्सा क्या करता है, अपने अकाउंट में या अपने खाते में क्या करता है, जमा करता है। ग्राहक क्या करता है, प्रत्येक माह कमाई का हिस्सा अपने खाते में वो क्या करता है, जमा करता है। अब ये कब तक जमा करेगा, इसकी कोई जैसे लिमिट होती है, जैसे मान लो उन्होंने 1 साल तक किया, 2 साल तक किया, 5 साल तक किया, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। कभी भी वो पैसा उसमें जमा कर सकता है, उस पर कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन याद रखना, जिसका बचत खाता है उसमें वो पैसे निकालने पर क्या करता था, रोक लगाया जाता है। यहाँ बचत खाते में क्या है, व्यक्ति क्या कर सकता है, पैसा बार बार नहीं निकाल सकता। जमा तो कहीं कितनी भी बार वो कर सकता है, जमा पे कोई रोक नहीं होती। लेकिन बचत अकाउंट में क्या होता है, बचत खाते में बार बार पैसे निकालने पर, पैसे निकालने पर क्या होती है, रोक होती है। ठीक है। लेकिन जब से आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ है तब से क्या करें, सारा जो सिस्टम है उसको थोड़ा चेंज कर दिया है ना। तो याद रखना, बचत खाते में क्या होता है, ग्राहक प्रत्येक महीने अपने कमाई का हिस्सा क्या करता है, उसमें जमा करता है बचत को इकट्ठा करने के लिए। लेकिन बचत खाते में से बार बार पैसा हम नहीं निकाल सकते हैं। अगर कोई पैसा निकलवाने जाता है तो उस पर क्या करा जाता है, चार्ज आपसे लिया जाता है। कि अगर बचत खाते में से आप पैसा निकाल रहे हो तो आपको बार बार जाकर पैसा निकलवाओगे तो उस पर क्या करता है, बैंक अपनी इच्छा के अनुसार चार्ज वसूल करता है। एसबीआई थोड़ा कम लेता है, बाकी और जो अन्य बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, और थोड़ा ज्यादा लेते हैं। तो याद रखना, बचत खाते में से क्या करते हैं हम, एक तो पैसा जमा करते हैं, उस पर कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसा उसमें जमा कर सकते हो, उस पर ब्याज भी आपको मिलता है। ठीक है। एक और पॉइंट इसमें लिख लीजिए, जमा पैसे पर, जमा पैसे पर ब्याज की राशि मिलती है। लेकिन ये जो ब्याज की राशि होती है वो ना बहुत कम होती है ना। जो रेट होती है बचत खाते पर, जो पैसा आपको जमा किया है आपने, उस पर क्या होता है, आपको बहुत कम पैसा जो है मिलता है। ठीक है, ब्याज के रूप में। क्योंकि बैंक भी क्या करता है, आपको जब पैसा जमा करते हो तो उसका ब्याज आपको देता है। ठीक है। तो ये हमने किसका देख लिया, बचत खाते का देख लिया। ठीक है। 2-3 बिंदु हैं, बस इतना सा आगे लिखना है आपको, इससे ज्यादा नहीं लिखना। इसके अलावा पहले बहुत सारे लोगों के क्या थे, बचत खाते नहीं हुआ करते थे, तो फिर सरकार एक योजना लेकर आई थी, मैंने आपको पहले भी बताया था 2014 में, कौन सी, जनधन योजना। उसी जनधन योजना को एक और नाम से जाना जाता है, फ्रिल अकाउंट। फ्रिल अकाउंट का मतलब जीरो अकाउंट पे आपका खाता खुल रहा है, इसलिए उसको फ्री अकाउंट या फ्रिल अकाउंट भी बोल देते हैं ना। तो जिनके भी खाते नहीं थे उनके भी क्या किए, बैंकों ने खाते खुलवा दिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे, खाते खुलवाएंगे और उसमें पैसा बचत के रूप में वो जमा कर पाए। ठीक है। तो पैसा किसके पास जाएगा, बैंकों के पास, और बैंकों के पास जाएगा तो बैंक खुद इन्वेस्ट करेगा उस पैसे को। ठीक
ठीक है, तो याद रखना बचत खाते में क्या होता है, सेविंग अकाउंट में हम क्या करते हैं, हर माह प्रत्येक माह क्या करते हैं, कुछ निश्चित हिस्सा या कुछ जितना भी हम जमा करवा पाए उतना हम राशि जमा कर सकते हैं, और उस पर क्या करता है बैंक हमें ब्याज भी देता है, लेकिन वो ब्याज क्या होता है, बहुत कम होता है। दूसरी बात, हम अगर उस सेविंग अकाउंट से बार बार पैसे निकलवाते हैं तो उस पर वो बैंक क्या करता है, चार्ज करता है। ठीक है, 3-4 चीजें आपको समझते हुए चलनी। फिर हमने देखा चालू खाता, इसको बोलते हैं अपन करंट अकाउंट। इस पे क्या करता है, ग्राहक कभी भी जाए पैसा निकलवा सकता है, पैसा जमा कर सकता है, और उसमें कोई भी आपको कोई भी ब्याज आपको नहीं मिलता। ये खासकर जो है किसके लिए होता है, व्यापारियों के लिए। इस अकाउंट को किसके लिए बनाया जाता है, ज्यादातर व्यापारियों के लिए। इस पे जमा और निकासी पर कोई रोक नहीं होती, जमा और निकासी पर कोई रोक नहीं होती। दिन में आप कितना भी जमा करो, कितना भी उससे निकलवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए क्या करते हैं व्यापारी लोग, कौन सा अकाउंट खुलवाते हैं, आपका करंट अकाउंट या चालू खाता खुलवाते हैं। ठीक है, अगला है, इसको कौन कौन खुलवा सकता है, तो या तो प्रत्येक व्यक्ति इंडिविजुअल भी खुलवा सकता है चालू खाता, जैसे मैंने व्यापारी का उदाहरण दिया, या फिर कोई संस्था भी हो सकती है ना। जैसे मान लीजिए बहुत सारे एनजीओ चल रहे हैं, तो एनजीओ भी क्या करता है, अलग खाता खुलवाता है, बहुत सारी समिति के नाम से खाते खुलवा देते हैं। आप देखोगे कि कलेक्टेड के नाम से भी एक खाता खुला होता है, तो उसमें सारे कलेक्टेड के जितने भी लोग हैं उनका क्या होता है, अकाउंट में पैसा आता है, फिर उस अकाउंट से क्या होता है, सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो वो खाता कलेक्टेड का खाता हो गया, किसी जिला पंचायत का खाता हो गया, जनपद पंचायत का खाता हो गया, तो उस जनपद पंचायत में क्या होगा, जितना भी कलेक्शन होगा वो पैसा उसमें आएगा, फिर वहां के लोगों को बांटा जाएगा, है ना, कितना उसमें टैक्स के रूप में उसको प्राप्त हुआ है, वो सारी चीजें होती है ना। तो इसीलिए क्या होता है, चालू खाता किसका भी हो सकता है, या तो व्यक्ति का भी हो सकता है या किसी संस्था का भी हो सकता है चालू खाता, लेकिन इसमें हम कभी भी पैसे जाकर जमा भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, उस पर भी कोई रोक नहीं होती। लेकिन इस पर क्या होता है, ब्याज हमें नहीं मिलता। इस पर क्या होता है, ब्याज नहीं मिलता। अगर मान लीजिए आपने इसमें 1 करोड़ रुपए जमा करवा दिए, अगर आपने बचत खाते में करवाए होते 1 करोड़, तो उस पर आपको थोड़ा चार्ज, मतलब थोड़ा सा ब्याज मिल भी जाता। लेकिन इस अकाउंट में, चालू खाता में क्या होता है, कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। ठीक है, इस पर क्या होता है, कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। और आपने देखा होगा चालू खाता अब खुलवाते हैं तो उस पर बैंक पासबुक भी जो है इसमें नहीं दी जाती है ना। आपका जो लेन देन होता है वो लिखित उसमें होता है, लेकिन एक आपके पास कोई रिकॉर्ड हो, इसके लिए कुछ जो है अन्य वो सुविधाएं देते हैं। इसमें सारी सुविधाएं आपको दे दी जाती है, चेक की सुविधाएं बिना मांगे भी, क्योंकि बैंकों को तो फायदा होता है, जितनी आपको सुविधा देंगे उतना ही उनको क्या होगा, वो चार्ज आपसे लेंगे, है ना। तो इसमें बहुत सारी सुविधाएं इसमें दी जाती है चालू खाते में। अगला लिखिए, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, तो इसको समझिए। जैसे मान लीजिए यहां पर हमने कोई भी अकाउंट लिया, अब मान लो मेरा अकाउंट है, मुझे जरूरत है 5 लाख रुपए की, लेकिन मेरे अकाउंट में है 4 लाख। ठीक है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि मान लीजिए मेरे खाते में कितने हैं, 4 लाख है और मुझे 5 लाख की जरूरत है, और मुझे किसी को अर्जेंट पैसे पे करना है। तो मैं क्या करूंगा, उस बैंक का जो ओवरड्राफ्ट होगा उसको कितने का भरूंगा, उसमें 5 लाख रुपए राशि भरूंगा, और संबंधी व्यक्ति जो है बैंक में जाकर वो ओवरड्राफ्ट को जमा कर सकता है और उससे पैसा निकाल सकता है। जैसे मान लो मेरा खाता किसमें था, बैंक में था, मेरे पास 4 लाख रुपए थे, लेकिन मुझे 5 की जरूरत थी, तो मेरे अकाउंट में 4 लाख, तो बैंक क्या करेगा, मुझे 1 लाख एक्स्ट्रा देगा। 5 लाख का मैंने ओवरड्राफ्ट बनाया था। याद रखना, चेक में और ओवरड्राफ्ट में इतना सा की अंतर रहता है कि चेक अगर आपने ज्यादा का बना दिया तो वो बाउंस हो जाएगा, है ना, उस पर आपको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन जब ओवरड्राफ्ट आप बनाते हो तो ओवरड्राफ्ट आप
अपने खाते में से अगर ज्यादा भी पैसे नहीं हो और उससे ज्यादा हमने बना दिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बैंक ओवरड्राफ्ट सुविधा जो है उन्हीं को देता है जिसका ज्यादा लेन देन होता रहता है, क्योंकि उसको विश्वास होता है कि ये व्यक्ति कहीं नहीं जाने वाला, जब इसके खाते में पैसे आएंगे तो ये वापस कर देगा या लौटा देगा, ऑटोमेटिकली कट जाता है वहां से पैसा। तो हाँ हाँ, जॉब वाले करते हैं ना। हम जैसे मान लीजिए उनको कार खरीदनी है, अब उनके पास क्या है, मान लो उसने उसके बेटे की शादी करनी है, अब उसको चाहिए 5 लाख रुपए, लेकिन उसके पास क्या है, अकाउंट में 3 लाख ही रुपए हैं। तो वो क्या करेगा, 5 लाख का जो है ओवरड्राफ्ट बनाकर बैंक में जमा करेगा और उससे अपनी राशि प्राप्त कर लेगा। समझ पाए? साधारण व्यक्ति अगर उसका ज्यादा लेन देन होता है तब मिल सकता है। अब साधारण व्यक्ति इतना लेन देन करता ही नहीं है अकाउंट में, क्यों, क्या जरूरत पड़ेगी उसको रोज जाने आने की, और उसका कौन सा बिजनेस चल रहा है, साधारण व्यक्ति का थोड़ी चल रहा है बिजनेस। साधारण व्यक्तियों के तो खाते कौन से मिलेंगे, बचत खाते मिलेंगे, कि भाई मेरी छोटी छोटी बचत जो है वो जमा होती रहे, 10 साल बाद में मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो इसकी मैं एजुकेशन अच्छे से करवा सकूं, अच्छा सा घर खरीद सकूं, उसके लिए वो बचत करता है। आम आदमी तो, आम आदमी की जिंदगी से तो बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम सारे आम आदमी हैं, कोई बिजनेसमैन नहीं है, ठीक है, व्यवहारिक है ना। हाँ, अब बैंकों ने कर रखा है ना, अगर मान लो आपका बचत खाता है, आपका पैसा उसमें जमा है, तो आपके बच्चे का जो एडमिशन करवाना है, अब उस पे क्या है, आपकी बचत हुई थी मान लो 1 लाख रुपए, आपने 10 साल हो गए, उसमें थोड़ा थोड़ा करके आपने 1 लाख उसकी बचत कर ली, लेकिन फिर भी आपको जरूरत पड़ गई 1-1.5 लाख रुपए की, तो उस पे बैंकों ने अपनी सुविधा के अनुसार दे रखा है कि आप इतना पैसा उस पे भी कर सकते हो। तो ओवरड्राफ्ट इसलिए बनाया जाता है कि व्यक्ति अपनी हैसियत से ज्यादा थोड़ा पैसा बैंकों से ले सकता है, लेकिन उसका लेन देन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसको विश्वास हो जाता है कि इसने मेरे पास इतने साल के लिए बचत करी थी, तो वो भी तो एक जान पहचान हो ही गई ना। तो याद रखना आप, तो ओवरड्राफ्ट क्या है, जो खाता धारक होता है, खाता धारक खाते में उपलब्ध राशि से अधिक पैसा निकाल सकता है। यानी कि जो भी खाता धारक होगा वो जाएगा बैंक के पास और कहेगा कि माए बाप मुझे पैसों की ज्यादा जरूरत है, आप क्या करो, मेरा इतने का ओवरड्राफ्ट बना दीजिए, मेरे खाते में 4 लाख रुपए हैं, मुझे 1 लाख एक्स्ट्रा चाहिए, तो मुझे 5 लाख का जो है आप ओवरड्राफ्ट बनाकर दीजिए। फिर उस ओवरड्राफ्ट के आधार पर क्या मिल जाता है, उसको पैसा मिल जाता है। समझ पाए ओवरड्राफ्ट? ठीक है ना, क्योंकि देखो ये परिभाषा है वो तो मैंने आपको पीडीएफ में भेज भी दी है, उसको आप एक बार पढ़ लोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ कम शब्दों में आपको जो है उसको अच्छे से समझना है कि ओवरड्राफ्ट क्या है, कि भाई व्यक्ति के खाते में उतना पैसा नहीं था लेकिन उसको ज्यादा पैसों की जरूरत थी, तो वो बैंक के पास गया और बोला कि माए बाप मेरा एक ओवरड्राफ्ट आप बना दीजिए। हालांकि उस पर चार्ज किया जाता है, लेकिन उसको अधिक पैसों की आवश्यकता थी, इसलिए वो बैंक में गया, बैंक से बोला और उसने 5 लाख का ओवरड्राफ्ट बना लिया और अपना काम कर लिया। फिर उसके खाते में जब पैसे आएंगे तो बैंक क्या करेगा, ऑटोमेटिक उसको काट लेगा। ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट समझ में आया कि व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने खाते में भले से पैसे नहीं है लेकिन उससे भी ज्यादा क्या कर सकता है, वो पैसा निकाल सकता है जब उसको आवश्यकता पड़ती है तब, है ना। हालांकि हर व्यक्ति को ये सुविधाएं नहीं मिलती, है ना, क्योंकि ज्यादा लेन देन होता है उन्हीं के लिए ये। फिर ओवरड्राफ्ट के बाद में अपन बात करते हैं आवर्ती जमा या आरडी। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट भी एक इसी प्रकार से है, जैसे मान लीजिए रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, हम छोटी छोटी बचतों को क्या करते हैं, जमा करते हैं, इसको बोलते हैं आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट, या इसी को बोल देते हैं आरडी। ये क्या होता है, जो आपने देखे होंगे जिनको वेतन मिलता है, प्रत्येक माह उनकी सैलरी आती है, आती नहीं आती,
तो उस सैलरी से क्या होता है, कुछ निश्चित भाग क्या करते हैं वो आरडी के रूप में जो है जमा करते रहते हैं। प्रत्येक माह उनके खातों में से वो पैसा ऑटोमेटिक जो है आरडी के रूप में जमा होता रहता है। अब ये आरडी कब तक की होगी वो उन पे डिसाइड करता है। जैसे अपन ने एफडी में तो क्या करता है, जैसे मान लो 5 लाख की एफडी बनवानी है तो 5 लाख आपको तुरंत देने पड़ेंगे और फिर भूल जाओ 4-5 साल के लिए, या 10 साल की आपने एफडी बनाई तो 10 साल तक उस पैसे को भूल जाओ। लेकिन आरडी में ये होता है कि प्रत्येक माह आपका पैसा क्या होता है उसमें जमा होता रहता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए थोड़ा। यह खाता वेतनधारी लोगों के लिए, यह खाता क्या है, यह खाता किनके लिए है, वेतनधारी, यार एक तो वेतनधारी लोगों के लिए। यह खाता किसके लिए है, वेतनधारी लोगों के लिए है। इसमें क्या करते हैं वो छोटी छोटी बचत को जमा करते रहते हैं। प्रत्येक माह उनका पैसा आता है तो उसमें से वो जमा होता रहता है। और प्रत्येक माह एक निश्चित राशि है ना, एक तो ये वेतनधारी लोगों के लिए है, दूसरा इसमें क्या करते हैं वेतनधारी लोग क्या करते हैं एक निश्चित राशि क्या करते हैं जमा करते हैं। निश्चित राशि क्या करते हैं ये, जैसे मान लीजिए उसको मिल रहा है 40,000, तो 40,000 में से वो क्या करेगा 5,000 रुपए जो है प्रत्येक माह क्या करता रहेगा अपनी सैलरी में से आरडी के रूप में जो है जमा करता रहेगा। तो वो भी क्या हो गई, उसकी एक बचत ही हो गई। ठीक है, आम लोगों के लिए तो कौन सा खाता होता है, बचत खाता होता है, जिसमें क्या करता है व्यक्ति प्रत्येक माह जाकर उसमें उतनी बचत के रूप में पैसा जमा करता है। लेकिन आरडी में क्या है, जो वेतनधारी व्यक्ति होते हैं उसको जाने की जरूरत नहीं होती, उसकी जो सैलरी आएगी उसमें से वो क्या कर लेगा 5,000 उसमें से ही ऑटोमेटिक जो है आरडी के रूप में जमा होते रहेंगे। समझ में आया? क्यों नहीं मिलेंगे, मिलेंगे ना। नहीं, वो होता है पीएफ, प्रोविडेंट फंड। ठीक है, वो अलग होता है। ठीक है, ये तो उसने अपनी इच्छा के अनुसार बनाई, कोई व्यक्ति ने बनाया किसी ने नहीं बनाया आरडी, जरूरी थोड़ी कि सबके लिए ही है। लेकिन अक्सर ज्यादातर लोग क्या करते हैं आरडी कौन बनवाते हैं, जो वेतनधारी होते हैं, उनको बैंक जाने की जरूरत नहीं होती, वो घर बैठे रहते हैं। लेकिन अपना खाते में से 5,000 रुपए क्या होता है उनमें सेविंग के रूप में होता रहता है, बचत ही है एक तरह से। ठीक है, पीएफ तो क्या है जब वो रिटायरमेंट होता है ना तब मिलता है, लेकिन आरडी तो आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। आपने 6 महीने के लिए बनवाई, 1 साल के लिए बनवाई, 6 साल के लिए बनवाई, 10 साल के लिए बनवाई, वो आप पे निर्भर है। जैसे एफडी है, एफडी में हमने क्या करना है एक बार में पूरा पैसा देना होता है, लेकिन आरडी में क्या होता है प्रत्येक महीने कटता रहता है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं आती। लेकिन एफडी करवाओ, एफडी में तो आपको दिक्कत ये आएगी कि पूरा पैसा एकदम से देना पड़ता है जब आपके पास होगा तब। लेकिन वहां तो क्या है महीने महीने 5-5 हजार रुपए अपनी सैलरी से कटते जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये खाता किसके लिए होता है, वेतनधारियों के लिए होता है। वो क्या करते हैं अपने आय में से मतलब सैलरी में से कुछ हिस्सा क्या करते हैं प्रत्येक माह एक निश्चित राशि क्या करते हैं जमा करते हैं। ऐसा नहीं कि ज्यादा कम कर सकते हैं, जबकि बचत खाते में तो अपन ने देखा कि इस साल में इस महीने मेरी बचत क्या है अच्छी हो गई, तो हम ज्यादा बचत खाते में तो ज्यादा पैसा भी जमा कर सकते हैं, क्योंकि वो तो अपना बचत खाता है, उसमें जितना ज्यादा बचत करेंगे उतना ही अपना को फायदा। सामान्य व्यक्ति मान लो 1 महीने दिवाली के सीजन पे उसने काम किया, उस दिवाली के महीने में उसने ज्यादा पैसा कमाया, तो उसकी ज्यादा सेविंग होगी नहीं होगी, तो उस महीने वो ज्यादा भी जमा कर सकता है। लेकिन यहाँ आरडी में क्या होता है एक निश्चित राशि होती है कि अगर वो 5,000 जमा करवा रहा है तो प्रत्येक महीने 5,000 ही होंगे, 10 करवा रहा है तो 10,000 ही होंगे। लेकिन बचत खाते के वाले व्यक्ति के पास ऑप्शन रहते हैं कि जब मुझे कम, मान लो मेरी बचत कम हुई तो मैंने कम बचत करवा दी जमा। समझ पा रहे हो ना, हर महीने करवाना पड़ता है लेकिन अपनी बचत के आधार पर वो करवाता है। लेकिन यहाँ पर किसके आधार पर, उसकी सैलरी कितनी है, मान लो उसकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो वो 5,000 ही क्यों करवाएगा, वो सोचेगा मैं 20,000 करवा दूं क्या दिक्कत है। ठीक है ना, ये रहता है आरडी में। अगला बिंदु लिखिए इसमें, आरडी की न्यूनतम अवधि 6 माह और अधिकतम 10 वर्ष। कितनी रहती है इसकी लिमिट, समय अवधि, समय अवधि, समय अवधि कितनी रहती है, न्यूनतम कितनी होती है 6 माह। ठीक है, 6 महीने के लिए, और अधिकतम 10 वर्ष के लिए।
अधिकतम 10 वर्ष। ठीक है, लेकिन बचत खाता अपन देखते हैं, बचत खाते में क्या होता है, व्यक्ति चाहे जब तक बचत कर सकता है, लेकिन आरडी में क्या होगा, या तो वो कम से कम होगी तो 6 महीने तो आपको करवाना ही पड़ता है आरडी अगर करवा रहे हो, और ज्यादा से ज्यादा होगी तो आपकी 10 वर्ष तक जो है आप आरडी क्या कर सकते हो, जमा करवा सकते हो, फिर 10 साल बाद आप उसको निकलवा भी सकते हो। ठीक है, जैसे एफडी होती है ना, उसी तरह से होती है आरडी। बस एफडी में क्या होता है, हमें फिक्स डिपॉजिट में तो एक फिक्स अकाउंट होता है, उसको हमें जमा करना होता है। आरडी में क्या होता है कि एक एक महीने के लिए वो कटता हुआ आता है। सर वो गर्ल्स वाला है, तो याद रखना यहाँ पर क्या है, आरडी में हमने देखा एक तो क्या होता है, ये वेतनधारी लोगों के लिए ही होती हैं, क्योंकि एफडी तो कोई भी करवा सकता है जाकर। मान लीजिए आपके पास पैसे, आप ही जाकर करवा सकते हैं एफडी, कि मैं अभी क्या करता हूँ, पापा ने बोला कि बेटा 10 साल का होगा या 12 साल 15 साल का होगा तो इसको कॉलेज में दाखिला करवाना पड़ेगा, और दाखिला करवाने के लिए क्या है, एक बड़ी रकम लगेगी, मान लो 1 लाख रुपए फीस होगी, तो मैं अभी से क्या करता हूँ, इसकी 1 लाख रुपए जमा कर दवा देता हूँ, तो वो किस में होगा, एफडी में होगा। जबकि आरडी में क्या होगा, उसको अपनी सैलरी से 10 हजार रुपए क्या करवाता रहेगा, वो जमा करता रहेगा। तो इसमें हमने देखा किसमें, आरडी में एक तो वेतनधारी लोगों के लिए है, निश्चित राशि उनको जमा करनी होती है, उसकी समय अवधि कितनी होती है, न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 10 वर्ष। अब आ जाइए आप फिक्स डिपॉजिट पर, एफडी। चलो इसको चेंज ही कर लेता हूं मैं ना, एफडी या इसी को बोलते थे फिक्स डिपॉजिट, सावधि जमा। तो आरडी की तरह ही है सेम, लेकिन इसमें क्या होता है, इसको कोई भी व्यक्ति जाकर क्या कर सकता है, एक मुश्त किस्त इसमें जमा करनी होती है। जैसे मान लो आपने एफडी बनवाई 10 लाख की, और उस पर मान लो ब्याज कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, वो कौन करता है डिसाइड, बैंक करता है। सबकी जो बैंक इस पे पैसा देते हैं वो रेट अलग अलग होती है। जैसे आपने देखा होगा, अगर किसी का मान लो खाता, जो हमने एक अकाउंट बैंक देखा था, पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक पढ़ा है ना अपन ने, जो डाकघर होते हैं उनको क्या किया गया है, बैंक के रूप में परिवर्तन कर दिया गया है। तो उसमें क्या होता है, ज्यादा फायदा होता है, जबकि क्योंकि वो 100% किसका बैंक है, गवर्नमेंट का है, सरकार का है। लेकिन एसबीआई में जाओगे तो एसबीआई में क्या होगा, एसबीआई कुछ चार्ज वसूल करता है, जबकि वो उतने चार्ज नहीं लगाता है सरकार का बैंक, क्योंकि उसको तो लोक कल्याण करना है। ठीक है, उसको लाभ थोड़ी कमाना है, लाभ किसको कमाना है, जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनको। तो यहाँ क्या होता है कि कुछ सेवाएं आपको दी जाती है, लेकिन उस पर चार्ज क्या होता है, आपसे लिया जाता है। तो उसकी जो दर होती है और उसकी जो दर होती है उसमें काफी डिफरेंस होता है। जब आप अगर सरकारी बैंक जो है आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, उसमें आप एफडी बनवाते हो, उसी एफडी को अगर आप इसमें कमर्शियल बैंक में करवाते हो तो आपको थोड़ी सुविधाएं का जो है डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए आपने इंडियन पोस्ट पेमेंट में एफडी करवाई तो उस पर आपको ब्याज दर थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। अगर वही 5 लाख की एफडी आपने एसबीआई में करवाई तो उस पर क्या होगा, ब्याज दर थोड़ी कम मिलेगी। तो ये अपने अपने बैंकों के अपने अपने हिसाब से होता है। हो सकता है आपने किसी केनरा बैंक में करवाई हो या यूको बैंक में करवाई हो तो वहाँ थोड़ा उनसे एसबीआई से भी थोड़ा कम मिलेगा पैसा, लेकिन आपको क्या है, अपनी इच्छा के अनुसार आपको करवाना है ना, उस हिसाब से। तो यहाँ चीज लिखना है एफडी में, पहला बिंदु लिखिए, एफडी खाते में व्यक्ति एक निश्चित राशि क्या करता है, एक बार में ही जमा करता है। जो एफडी होती है उसमें क्या करता है व्यक्ति, एफडी खाते में व्यक्ति एक बार में ही निश्चित राशि जमा करता है। एफडी में क्या करता है, एक बार में निश्चित राशि जमा करता है। और वो निश्चित राशि कितने की हो सकती है, किसी ने 10 लाख की बनवाई, किसी ने 2 लाख की बनवाई, 50,000 की भी आप एफडी करवा सकते हो ना, उस पर कोई लिमिट नहीं है। लेकिन उस एफडी पे क्या करता है, जितना पैसा
व्यक्ति जमा करता है ना, उसी के आधार पर क्या मिलता है, उसको ब्याज मिलता है। 1 लाख की एफडी बनवाए तो 1 लाख के हिसाब से बनेगा। 50,000 की आप एफडी करवा रहे हो तो उस पर कम ब्याज मिलेगा, है ना। आप करोड़ की बनवा रहे हो तो उस पर ज्यादा ब्याज मिलेगा, है ना, क्योंकि आप ज्यादा पैसा जमा कर रहे हो ना भाई अपना, तो उस हिसाब से फिर क्या करता है, लाभ मिलता है। सेकंड बिंदु लिखिए, इसका जो ब्याज दर है वो कौन करता है निर्धारण, बैंक करता है ना। ब्याज दर का निर्धारण बैंक करता है, ठीक है, कि भाई एफडी पर जो है मुझे कितना पैसा आपको ब्याज के रूप में पे करना है, उस ब्याज दर का जो पैसा निर्धारण कौन करता है, स्वयं बैंक करता है ना। ऐसा नहीं कि भाई आरबीआई इनसे बोले कि आपको इतना देना ही, वो नहीं करता, ये बैंक की स्वयं की इच्छा पर करता है निर्भर, है ना। कोई बैंक कितना देता है, कोई बैंक कितना देता है। अगला, इसमें एक कंडीशन रहती है, मान लीजिए आपको बीच में पैसों की आवश्यकता पड़ गई और आपने एफडी तुड़वा ली, तो फिर वो आपको जो लाभ का पैसा होता है वो नहीं मिलता। समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया था, 1 लाख की जो है क्या करी थी, एफडी बनवाई, ठीक है। कितने साल के लिए बनवाई है, मान लीजिए आपने बोल दिया कि भाई मुझे क्या है 2 साल के बाद या 5 साल के बाद। इसने बोला कि भाई मुझे क्या चाहिए, 2 साल के बाद क्या चाहिए, एफडी के 5 साल के बाद में मुझे एफडी के क्या है पैसे चाहिए, और बैंक ने बोला था कि आपकी क्या है 1 लाख की एफडी है, इस पे हम क्या करेंगे, आपको 20,000 ब्याज देंगे, लेकिन वो कब देंगे, 5 साल के बाद देंगे। फिर हमने क्या किया, हमको जरूरत पड़गी कि मेरे तो 3 साल बाद में क्या है, घर में कोई दिक्कत आ गई, कुछ काम करना है, तो मुझे क्या चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए। तो भगा भगा कहाँ जाएगा व्यक्ति, बैंक में जाएगा और बैंक से कहेगा कि मुझे तो क्या है पैसों की आवश्यकता पड़ गई, मुझे तो अभी पैसा चाहिए। तो एफडी वाले पता है क्या करते हैं, फिर अगर आप बीच में से पैसे निकलवाते हो तो उस पर क्या करते हैं, चार्ज वसूल करते हैं, उस पर क्या करते हैं, शुल्क लगाते हैं, चार्ज लगाते हैं। तो वो कहेंगे कि भाई आप 1 लाख रुपए की जो एफडी है उसको क्या कर रहे हो, बीच में तुड़वा रहे हो, तो आपको क्या करेंगे, थोड़ा उसका जो है आपको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि एफडी वाला जो पैसा है ना वो क्या कर सकते हैं, उसने बोला था 5 लाख की 5 साल के लिए, वो आपसे पहले एक लिखित पत्र देते हैं कि भाई 5 साल से पहले अगर आप तुड़वाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ शुल्क जमा करना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसे को वो रखते नहीं है। एफडी वाला पैसा है उसको वो भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं और वहां से पैसा वो टाइम पे ही आता है, क्योंकि इनसे बोला था कि हम 5 साल के बाद आपको देंगे, तो वो वहां पर 4 साल के लिए उन्होंने दिया है वो पैसा, ऐसा मानकर चलिए। जब वो पैसा आता है तो उसके बाद में, क्योंकि इनसे तो बोला कि हम आपसे कितना ले रहे हैं, कितना देंगे आपको, 20,000, लेकिन जब वो 1 लाख को देते हैं ना तो उनसे बोलते हैं कि आपको 40,000 देना है, और वो भी कब देना है, 4 साल में आपको पैसा हमें वापस पे करना पड़ेगा, तब हम आपको देंगे। तो इसलिए क्या करते हैं यहाँ पर, जब व्यक्ति बीच में पैसा एफडी को तुड़वाता है तो उससे क्या करते हैं, एक तो बैंक क्या करता है, चार्ज वसूलता है, और उस पैसे को फिर मान लो एक आपका ये जो जितना था उस पे हो सकता है आपको वो 90,000 ही दे, क्योंकि 10,000 क्या कर लिया उसने, चार्ज के रूप में आपका कट कर लिया है। ऐसा होता है एफडी में, इसलिए लोग एफडी बहुत कम करवाते हैं, क्योंकि उनको भरोसा रहता है कि कभी कभी मेरे बीच में ही काम पड़ गया तो। हाँ, जिसके पास पैसे हो अधिकतम मात्रा में, उसको बोल दिया कि हाँ मुझे तो कोई काम पड़ेगा ही नहीं बीच में, अगर पड़ेगा भी तो मैं कहीं दूसरी जगह से एडजस्ट कर लूंगा। जल्दबाजी में व्यक्ति एफडी नहीं तुड़वाता। एफडी कब तुड़वाता, जब कहीं से उसको पैसा मिलता ही नहीं है, तब जाकर वो बैंक में जाता है एफडी तुड़वाने के लिए। और एफडी तुड़वाने में कोई फायदा नहीं होता, हमारा कभी कभी लॉस ही होता है। क्यों? क्योंकि कुछ बैंक सोचते हैं कि चलो यार इसने मेरे पास पैसे जमा तो करवाया, मैं पूरा इसको 1 लाख दे दूं। कुछ ऐसे बैंक होते हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो आपका 10% काटेंगे ही काटेंगे साहब, ऐसे भी होता है ना। तो बैंक जब भी आप एफडी बनवाओ तो सोच समझकर बनवाना भाई, है ना। आरडी भली से आप करवा सकते हो, क्योंकि आरडी की क्या है, न्यूनतम अवधि है 6 महीने या 10 वर्ष। एफडी की भी है लिमिट तो, लेकिन वो आप पर निर्भर करती है कि आप कितने उसके लिए बनवाना चाहिए। अगला लिखिए, एफडी की अवधि कितनी होती है, 7 दिन से 10 वर्ष। ठीक है, इसकी जो न्यूनतम अवधि है वो कितनी दिन के होते हैं, न्यूनतम है 7 दिन, है ना।
व्यक्ति 7 दिन के लिए भी करवा सकता है ना, और अधिकतम 10 वर्ष। ठीक है, एफडी की जो लिमिट है वो कितनी है, न्यूनतम 7 दिन और अधिकतम 10 वर्ष के लिए क्या कर सकता है व्यक्ति, एफडी करवा सकता है। हाँ, जैसे मान लो आपने 5 करोड़ रुपए आपके पास, आपने 7 दिन के लिए ही करवा दी, और 5 करोड़ पे मान लो उसने बोल दिया कि आपको हम क्या करेंगे, 5 करोड़ पर जो ब्याज देंगे वो आपको 10,000 रुपये देंगे, 20,000 रुपये देंगे, वो उसने निश्चित कर दिया। अगर आपकी इच्छा है कि भाई मैं न्यूनतम 7 दिन के लिए करवाऊं, या उसको 1 वर्ष के लिए करवाऊं, 1 महीने के लिए करवाऊं, या फिर 10 वर्ष के लिए करवाऊं, वो आप पे निर्भर करता है। ठीक है, उसने तो बोल दिया कि हमको तो इतना ब्याज देना है, जितना दिन के लिए आप एफडी करवाते हो उतना ही उसको ब्याज देते हैं। वो कम के लिए करवाओगे तो कम ब्याज मिलेगा, ऐसा। अगला लिखिए, एक और शब्दावली है NDTL। ये खातों के प्रकार अपने कंप्लीट हो गए हैं, है ना। अब बैंक के अलग जो होती है उसमें लिखिए ना, अन्य शब्दावलियों में NDTL, NDTL, नेट, डी का क्या है, हाँ, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ये बैंक की खुद की होती है, ये है ना, ये ग्राहकों से संबंधित नहीं है, ये स्वयं बैंकों की होती है। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं निवल मांग एवं आवधिक, निवल मांग एवं आवधिक तीन शब्द आएंगे, सावधि भी बोलते हैं इसको, आवधिक के अलावा सावधि, और एक और बोलते हैं मियादी देयता। इंग्लिश में एक ही शब्द है यहाँ पर, केवल यहाँ पर टाइम, सॉरी लायबिलिटी है ना, इसको सावधिक भी यहाँ बोल देते हैं, और आवधि भी बोल देते हैं, और मियादी भी बोल देते हैं। ये तीनों जो हैं अलग अलग शब्द हिंदी में है, लेकिन इंग्लिश में आपको एक ही याद रखना है, टाइम। ठीक है, क्योंकि समय अगर हम लिखते तो वो हिंदी अर्थ हो जाता है, ये किसकी भाषा में है, ये बैंक की भाषा में है ना। और ये ज्यादातर MPPSC UPSC वालों से तो नहीं पूछा जाता, लेकिन हो सकता है आप में से किसी बैंक का कोई एग्जाम दे तो उनके काम आ सकता है। तो ये निवल मांग एवं सावधिक जो देयता होती है वो क्या होती है, NDTLM क्या होता है, ये बैंकों का खुद का होता है। जो व्यक्ति क्या कर सकता है, जैसे मान लो अपन ग्राहक है, अब ग्राहक का खाता मान लो SBI में नहीं है, किसी का है केनरा बैंक में, किसी का है यूको बैंक में, है ना। लेकिन अपन कहाँ गए, ATM में गए साहब। अब ATM में गए तो अपन किसी भी ATM से क्या कर रहे हैं, पैसा निकलवा रहे हैं। तो ये फिर ये बैंक भी क्या करते हैं, आपस में लेन देन करते हैं कि भाई मेरा खाता का जो पैसा है वो किसी दूसरे ने निकलवाया है और उसके पैसे में मुझे भेजना पड़ेगा। तो ये 15 दिन का भी हो सकता है, बैंक अपनी स्वेच्छा के अनुसार करता है ना। ये किसके बीच में बात होती है, बैंकों के बीच में। बैंकों के बीच में क्या होता है, लेन देन होता है, बैंकों के बीच में लेन देन होता है। और कैसे, यहां पर आ रहा है नेट, नेट मतलब निवल मांग। निवल मांग का मतलब यह है कि बैंक खुद देखता है कि मेरे पास कितना शेष बचा हुआ है, किस किस को मैंने कितना पैसा देना है। जैसे मान लो SBI है, अब SBI ने क्या किया है, पंजाब नेशनल बैंक को या फिर यूको बैंक को, उनको क्या किए हैं, उसके अकाउंट से कुछ पैसे निकलवाए थे, कुछ बैंकों ने ATM में जाकर यूज किया था। तो बैंक क्या करते हैं, आपस में लेन देन करते हैं, और आपस में लेन देन के बाद में उसके पास शेष कितना बचा हुआ है उसको भी देखना होता है। तो ये क्या करते हैं, प्रत्येक महीने या 15 दिन में क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं एक। उस लिस्ट में क्या करता है, सारा जो विवरण है वो बैंक करते हैं कि भाई मैंने कितना जो है लेन देन किया है, और मेरे पास शुद्ध पैसा जो है कितना रखा हुआ है। और जो शुद्ध पैसा रखा हुआ था उसको बोलते हैं हम NDTL,
यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। मतलब इस समय जो है मेरे पास कितना पैसा रखा हुआ है वो कौन जांचता है? बैंक खुद जांचता है। और इसी में निर्धारण करता है कि मैंने पंजाब नेशनल बैंक को कितना दिया, यूको बैंक को कितना दिया। उन बैंकों को देने के बाद मेरे पास कितना पैसा है वो बैंक को स्वयं जांचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर ये चीजें नहीं करेगा तो उसको कैसे पता रहेगा कि मैंने कितना पैसा तो दिया और कितना मुझे मेरे पास है, और अगर कोई व्यक्ति आएगा तो मैं उससे मना नहीं करूंगा। मान लीजिए अगर ये चीजें नहीं करता बैंक, तो उस पर क्या होता है, एक तो कर्ज बढ़ता जाएगा दूसरे बैंकों का, क्योंकि उसको पैसे अगर वो महीने महीने देता रहेगा तो उस पर भी ज्यादा भार नहीं पड़ेगा, ज्यादा बड़ी रकम नहीं होगी। ठीक है। और एक और चीज यहाँ पर देखने को मिलती है कि बैंक क्या करते हैं, कुछ जैसे एटीएम वगैरह सुविधाएं तो अपन को देते ही है, उस पर कितना मैंने चार्ज किया है और कितना मैंने उस पर लाभ कमाया है उसका भी इसको ऐसे ही पता चलता है। समझ पा रहे हो? नहीं समझे? देखो भाई, आप सभी क्या हो, बैंक को आपने भी आपस में क्या किया, लेन देन किया। मान लीजिए आपने तो नहीं किया लेकिन ग्राहकों ने तो किया है ना लेन देन। वो तो किसी भी बैंक में एक एटीएम में गए, उसने पैसा निकलवाया, तो बैंक को पता चलता है कि मैंने किस किस सुविधा से कितना पैसा कमाया है। वो क्या करता है, एक सीट बनवाता है कि मैंने पंजाब नेशनल बैंक को इतना दिया, यूको को इतना दिया, मेरे पास इतना रखा है, या फिर एटीएमओ से मैंने इतना प्राप्त किया है। सारे कामों की क्या करता है, वो एक लिस्ट बनाता है, एक सूची बनाता है। फिर उसने क्या किया, बाद में उसके पास कितना पैसा बचा है वो शुद्ध पैसा क्या बनता है आपका, NDTL बनता है, जिसमें शुद्ध होता है। ये सारा पैसा देने के बाद सारे उसने मान लो अपने भुगतान भी कर दिए हैं, मान लो किसी ने आपस में पैसा निकलवाया होगा तो उसको लौटाना होता है। सीधी सी बात ये है, लौटाओगे नहीं लौटाओगे भाई, आपने सुविधाएं तो दे दी, सुविधाएं आपने दे दी, लेकिन उसके बदले चार्ज भी तो वसूल किया है। जैसे मान लो आपने कोई एटीएम में अपन जाए यूज करते हैं तो उसमें 17 रुपए या कुछ ऐसे कटता है, SBI का होता है। तो दूसरा कोई अलग होता है बैंक का एटीएम, क्योंकि आप जब भी पैसा निकलवाते हो जमा करते हो ना, तो उस पर अलग बैंक में जब आप ट्रांजेक्शन करते हो तो कुछ चार्ज कटता है। जैसे मान लो आपका SBI का बैंक का खाता है, आपने किसी दूसरे बैंक के खाते में पैसा या तो पहुंचाया है या उससे मंगवाया है, तो उसमें चार्ज लिया जाता है, अलग में कटवाते हो। हाँ, हालांकि चार्ज आपसे उस पर नहीं लिया जाता है, SBI का खाता SBI में हो तो नहीं लगता, लेकिन आपका दूसरे में हो तो उस पर आपका अकाउंट में से थोड़ा पैसा, जैसे आपने मान लो 1 लाख रुपए भेजे हैं तो उस पर आपका 5,000 या 4,000 रुपए आपका कट जाता है। वो बैंकों ने अपने अपने हिसाब से निश्चित कर रखा है, क्योंकि वो बैंक अपना फायदा कराते हैं, है ना। तो उसका पंजाब नेशनल बैंक हो सकता है, कोई सा भी बैंक हो सकता है, तो उनको क्या करना पड़ता है, उसको 15 दिन में। अब ये भी बैंक के ऊपर ही निर्भर करता है। बैंकों के बीच में जो लेन देन होता है ना, वो कहते हैं कि कुछ पैसा हमने भी आपका लेन देन किया है, तो हमने कितना लेन देन किया और आपने कितना लेन देन किया उसको भी देखा जाता है। तो वो क्या करते हैं, फिर आपस में काटा सोटी जो भी करते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है। उनको फिर खुद के पास कितना बच रहा है उसको देखना होता है, उसी को बोलते हैं NDTL, कि जो नेट डिमांड है, निवल आय है, वो कितनी है। क्योंकि इस पैसे को कभी भी मांगने आ सकता है निवल आय वाला को, क्योंकि इसकी डिमांड कहाँ है, कहाँ से आया ये पैसा, जनता के पास से तो आया है ना उसके पास पैसा, तो इसकी तो डिमांड बनी रहेगी। वो पैसा कभी भी आकर निकलवा सकता है उस पैसे को, तो बैंकों को पता तो होना चाहिए ना मेरे पास कितना रखा हुआ है। इसलिए वो क्या करता है, एक सूची बनाता है, उसमें सारा विवरण रखता है। उस रखने के बाद मेरे पास कितना भी केस रखा हुआ है उसको देखने के लिए उसी को बोलते हैं NDTL। अब आया? नहीं आया क्या? देखो भाई, आप UPSC दे रहे हो, MPPSC दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी को बैंकिंग का ही देना हो तो उसके लिए जरूरी कि बैंक क्या करते हैं, आपस में लेन देन करते हैं। आपस में लेन देन करने के बाद में क्या करते हैं, खुद मेरे पास कितना पैसा बचा है उसको देखता है बैंक। और ये कब देखता है, 7 दिन में भी कर सकते हैं लेन देन, कि भाई मेरा पैसा कितना आया। जैसे सैटरडे का दिन आया, सैटरडे को दिन को जिसका जितना आया था मैंने उसको दे दिया, और जिसके खाते में मेरा जितना पैसा है मैंने उससे ले भी लिया। फिर उसके बाद में मेरे खाते में कितना बचा हुआ है उसको चेक करता है बैंक। अब समझ में आया? 7 दिन के। अब ये बैंक के ऊपर निर्भर करता है कि मुझे ये 7 दिन में करना है या मुझे 15 दिन में करना है या महीने में करना है, वो उसके ऊपर है। बस NDTL को याद रखना है। NDTL क्या होता है, बैंक के पास खुद के पास जितना रखा होता है
उसको बोलते हैं एनडीटीएल, क्योंकि इसकी क्या है, डिमांड हरदम बनी रहती है। अगर ये इसको एनडीटीएल को निश्चित नहीं करता तो दिक्कत क्या आ सकती है कि कोई भी ग्राहक पैसा लेने गया तो बैंक के पास मान लो पैसा है ही नहीं है और उस टाइम में उसको पैसा नहीं मिला तो व्यक्ति का, ग्राहक का क्या हो जाएगा, उस पर से विश्वास उठ जाएगा कि मैं जब जाता हूँ मैंने पैसा जमा कर रखा है लेकिन फिर भी मुझे पैसा नहीं मिल रहा, तो कौन खुलवाएगा फिर खाता है, है ना। इसलिए क्या करते हैं बैंक खुद 15 दिन में 7 दिन में जांच करते रहते हैं अपने खुद के खाते की कि मेरे पास कितना पैसा रखा हुआ है। समझ पाए आप, है ना। इससे सरल भाषा नहीं है, फिर तो आपको वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा ना। तो यहाँ तक जो है आपका क्या हो गया,